बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है 5। CBSE न्यू रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चैप्टर 5 संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बुक में देखोगे तो चैप्टर नंबर 6 आपको मिलने वाला है पुरानी किताब में, ठीक है। लेकिन आपका जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर जो है बदल गया है, क्योंकि एक चैप्टर आपका डिलीट है और आप जानते हैं पार्ट 1 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 1 डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम को, तो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा। 2873 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन करो। ये आपका न्यू सिलेबस है। आपकी बुक में टोटल 9 चैप्टर होते थे, बट 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो अब आपकी बुक में कितने चैप्टर बचे हैं? 6 बचे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो चैप्टर नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। अब एक बार सिलेबस आप पुराना नया जल्दी से देख लो। ये पुराना टाइटल था, ये नया टाइटल है। ये पुराने टॉपिक थे और ये नए टॉपिक है, यानी कि अब हमें ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पिछले साल वाली वीडियो देखो, A to Z मैंने आपको कराया। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स की एजेंसी वगैरह इस तरीके से। तो चैप्टर जो है छोटा है, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन जो है आज के पार्ट 1 में मैं आपको कराने वाला हूँ, और की एजेंसी जो है ये मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक्सपेंशन जो है वो पार्ट 3 में कराऊंगा। तो इस तरीके से 3 पार्ट में अपना चैप्टर कवर हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को। इसके बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जो देखिए यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था आप कह सकते हो उसको, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। और ये जो यूएनओ है, इसका ये जो लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है, शांति का प्रतीक है ये विश्व में। और ये यहाँ पे आपको विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हम सभी जानते हैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे बनेगा आपका, किसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945, आप इसको याद कर लो। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी कह सकते हैं हिंदी में कहें तो। भारत जो था इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को, ये भी आपको याद रखना है, इसे याद करो। और संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या बोलें तो 193 है। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि जो यूएनओ है, यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं, आप मुझे उनका नाम कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वर्तमान महासचिव यूएनओ के कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये बेसिक आपको जानकारी मिल गई। अब चलते हैं इसको, टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसके संस्थापक के बारे में जान लो कि किसने इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना करने वाले 51 देश थे, याद रखना। इसकी स्थापना किसने करी थी? 51 देश ने करी थी। अब आपको 51 देशों के नाम नहीं याद रखने, इस चीज को ध्यान रखो, बस इतना याद रखो 51 देश थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन बाद में एक और देश जुड़ गया जो 51वां देश था, यानी पोलैंड जुड़ गया, तो ये टोटल 51 देश हो गए। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूल संस्थापक देश माने जाते हैं वो टोटल कितने माने जाते हैं? 51 सदस्य देश माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बाद में इसकी सदस्य संख्या बढ़ते 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 193 तक पहुंच गई है। तो ये आपको बेसिक इतना याद रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं टॉपिक को। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हम बोलते हैं, आखिर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ तो ऐसा मतलब रहा होगा जिसके कारण हमें ये बनाना पड़ा होगा, तो समझिए इसको। तो देखिए दुनिया में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 18 हुआ था, और इससे दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, ठीक है। पूरा विश्व ये समझ गया था, इस घटना ने पूरे विश्व को जगा दिया कि झगड़ों को निपटाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा संगठन, देखो हर देश की अपनी एक सरकार होती है, दुनिया में जितने देश हैं सभी की अपनी एक सरकार होती है, लेकिन क्या कोई विश्व की सरकार होती है जो पूरी दुनिया को देख सके? नहीं, ऐसी कोई सरकार नहीं होती। तो ऐसे में लोगों को जरूरत महसूस हुई कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो पूरे विश्व की देखरेख कर सके। अगर दो देशों के बीच में युद्ध जैसी संभावना है या युद्ध हो रहा है, तो उसको निपटाने के लिए या उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए अपना योगदान दे, ऐसा संगठन जरूर होना चाहिए। तो 1914 से 18 का जो पहला विश्व युद्ध था, उसके बाद जरूरत दुनिया को महसूस हुई कि झगड़ों को रोकना है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए, सॉरी। तो इसीलिए फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। कब बनाया गया? पहले विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। पहला विश्व युद्ध
जब खत्म हुआ उसके बाद फिर ये इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब ये लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया है ये कुछ शुरुआत में थोड़ा बहुत कामयाब रहा, मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से असफल था, थोड़ा बहुत कामयाब जरूर रहा, लेकिन ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45, इसको रोकने में पूरी तरीके से असफल हो गया। और बनाया क्यों गया था? इसीलिए बनाया गया था ताकि दोबारा कोई विश्व युद्ध ना हो, कोई झगड़ा वगैरह ना हो, उसको रोका जाए, पर ये इसको नहीं रोक पाया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तब दुनिया बिल्कुल तबाही की स्थिति में पहुंच गई। दुनिया को यह महसूस हो गया कि अगर इस प्रकार से ही विश्व युद्ध होते रहे तो हो सकता है आने वाले समय में संसार खत्म हो जाए। तो अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो हमें ये वर्ल्ड वॉर जो हो रहे हैं इसको रोकना पड़ेगा। अगर ये विश्व युद्ध रोकने पड़ेंगे तो उसके लिए एक मजबूत संगठन चाहिए। लीग ऑफ नेशंस क्या मजबूत संगठन था? नहीं। अगर इतना ही मजबूत संगठन होता तो उसको रोक पाता, लेकिन लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध को। तो ऐसे में जरूरत महसूस हुई कि लीग ऑफ नेशन से काम नहीं चलेगा, हमको एक बहुत मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा और सभी देशों को साथ आना पड़ेगा। तो ऐसे में एक बार फिर से जरूरत पड़ी कि कोई एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में झगड़े का निपटारा कर सके, ऐसा संगठन बनाओ। विभिन्न देशों को एक साथ एक मंच पे ला सके, एक ऐसा संगठन बनाओ। तो ऐसे में लीग ऑफ नेशंस को समाप्त किया गया और इसका उत्तराधिकारी बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि लीग ऑफ नेशन खत्म और क्या बन गया? यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना और आपको ये स्टोरी नहीं बताता तो फिर आपको काफ़ी सही नहीं रहता आपके लिए, तो डिटेल में थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो यहाँ से आपको कितना समझ में आ गया कि देखो 1914 से 18 एक युद्ध हुआ। ऐसे में जरूरत महसूस हुई कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो युद्ध के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना ली गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, समझ गए। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशंस था ये दूसरा विश्व युद्ध जो था उसको नहीं रोक पाया। ऐसे में क्या हुआ? दोबारा से जरूरत महसूस हुई। जो जरूरत पहले विश्व युद्ध के बाद महसूस हुई थी वही जरूरत दोबारा से लोगों को महसूस होने लगी, विभिन्न देशों को, कि एक ऐसा मजबूत संगठन चाहिए जो विश्व युद्ध या ऐसी घटनाओं को रोके और झगड़ों को सुलझाए। तो ऐसे में फिर लीग ऑफ नेशंस को खत्म किया गया और इसकी जगह बना दिया गया यूएनओ। कितने देश शामिल हुए थे? 51 देशों ने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना करी थी। भारत कब जुड़ा था? आप बोलोगे 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें जुड़ गया था। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके दिमाग में बस जानी चाहिए यहां तक। अब चलते हैं आगे टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। आखिर आपने यूएनओ तो बना लिया पर इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने इतनी वीडियो समझ ली है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला देखो, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, यानी ये जो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं अलग अलग देशों के बीच में, इसको रोका जाए यूएनओ के जरिए। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, जो दुश्मन कंट्री हो जाती है, जो दुश्मनी होती है उसको खत्म करके किसी तरीके से उनके बीच में दोस्ती सुलह वगैरह कराना, उनके बीच में सहयोग की राह दिखाना, इस तरीके के काम करना। अगर विभिन्न देशों के बीच में मान लो युद्ध छिड़ गया, अगर युद्ध होने से युद्ध की स्थितियों से पहले ही रोक ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो युद्ध छिड़ गया तो ऐसे में क्या होगा? शत्रुता जो होता है, दुश्मनी जो होती है, उसको कम करने का काम करना, ये यूएनओ का काम है। सामाजिक आर्थिक विकास जो है, इसकी वजह से बहुत सारे युद्ध और बहुत सारी समस्या आती है। अगर विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक विकास ही कर दिया जाए तो क्या होगा? ये समस्या नहीं आएंगी। तो ये सामाजिक आर्थिक विकास करना भी इसका काम है। विभिन्न देशों की सहायता करना, किसी को जरूरत है तो वो यूएनओ के पास जा सकते हैं, यूएनओ उसकी सहायता करेगा। तो ये आपको पूरा पता होगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है या 3 में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था। पहले तो वो चैप्टर नंबर 3 में होती थी ये कहानी, अब 2 में है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि इराक ने कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, आपको याद आ जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध वाला जो टॉपिक था। तो ऐसे में यूएनओ ने ही कहा था कि उसको इराक से कुवैत को आज़ाद कराओ। तब जाके 34 देशों की मिलीजुली सेना, अमेरिका, 6,60,000 सैनिक, पूरी स्टोरी आपको याद आ गई होगी, ये सब हुआ था। तो यूएनओ किसी की सहायता भी करता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब ये देखो, यहाँ तक का जो सिलेबस है आपके नए सिलेबस में तो दिया नहीं है, पर आपको बेसिक बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये नहीं बताता तो फिर आपका टॉपिक कैसे हो पाता। तो मैंने आपको सारा बेसिक बताया। अब यहाँ से शुरू होता है आपका फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, की ऑर्गन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, या फिर हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इस तरीके से देखा जाता है। तो इसके 6 अंग माने जाते हैं, जिसमें से एक अंग जो है वो खत्म हो चुका है, तो 5 ही वैसे बचेंगे मेन, पर हम 6 को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से अंग हैं? सुरक्षा परिषद,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, इस तरीके से आप देखते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद से। अब देखिए यहाँ पे ना आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, शायद ही आए कि आपसे पूरे 6 के 6 अंक आपसे क्वेश्चन में पूछें, नहीं पूछे जाएंगे। उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे सुरक्षा परिषद पूछ लेंगे, 2 नंबर में आ जाएगा या 4 नंबर में आ जाएगा, आपसे ये पूछ लेंगे, या आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा जा सकता है, या आम सभा के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरीके से इंडिविजुअल टॉपिक को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबको एक साथ लेकर क्वेश्चन ना के बराबर ही आपके आने हैं, ठीक है। तो चलिए सुरक्षा परिषद को जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद जो है, इसमें ना टोटल अगर सदस्य की बात करें तो टोटल 15 सदस्य हैं, यानी कि हम बोलेंगे 15 मेंबर हैं टोटल सुरक्षा परिषद में। और ये जो 15 मेंबर है, इसमें 5 सदस्य जो हैं ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब स्थायी सदस्य है, ठीक है। और जो 10 मेंबर 10 सदस्य जो ये अस्थायी है, यानी कि आप टेम्परेरी समझ सकते हो इसे। ये 10 जो है अस्थायी है और 5 जो है स्थायी है, ठीक है। स्थायी जो है वो जब बनाया गया था यूएनओ तब से लेकर आज तक ये हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता, ना किसी ने हटाया आज तक, कुछ भी नहीं है। 5 के 5 परमानेंट है। पर ये 10 सदस्य जो हैं ये हमेशा बदल दिए जाते हैं 2-2 साल के बाद, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये जो 5 सदस्य हैं इनको वीटो पावर मिली हुई है, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। ये 5 वो सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो ऐसे में ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताओ, इतने सारे देश होने के बाद इन्हीं 5 देशों को क्यों परमानेंट मेंबर बना दिया गया सुरक्षा परिषद का? क्या कारण था? और भी बहुत सारे देश थे, उनको भी बनाया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है कि जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनकी संख्या जो है 10 है, और ये अस्थायी सदस्य जो हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए बदल दिए जाते हैं, यानी 2 वर्ष के लिए रखे जाते हैं, बाद में ये बदल दिए जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव जो होता है वो आम सभा जो होती है, जनरल असेंबली जो होती है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सुरक्षा परिषद के उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, कुछ निर्णय लिए जाते हैं उसको घोषित किए जाते हैं, उसको लागू करने का अधिकार है। तो ये सुरक्षा परिषद हो जाएगा। बेसिक आपसे जो पूछा जाता है उसकी सदस्य संख्या ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आम सभा में बता देता हूं आपको। आम सभा जो है, जिसको जनरल असेंबली भी कहा जाता है, इसमें ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी सदस्यों को एक वोट हासिल है। अब ये एक वोट का बहुत महत्व है जनरल असेंबली में। बताऊं कैसे, आप इसे थोड़ा सा समझो। देखिए ये जो एक वोट हासिल है, जब भी मतलब कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें वोटिंग कराई जाती है, तो सभी देशों को एक वोट मिला हुआ है। तो इसमें जैसे मान लो एक बहुत ताकतवर देश है अमेरिका, और दूसरी तरफ एक कमजोर देश है, गरीब देश है, छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश है, मान लो एक तरफ है भूटान, या मान लो श्रीलंका जैसा कोई देश है, या अन्य कोई देश ले लो। एक तरफ है बहुत ताकतवर देश, एक तरफ है एक थोड़ा सा कमजोर देश। तो इन दोनों के वोट की वैल्यू यहाँ पे जनरल असेंबली में, आम सभा में समान होती है, ठीक है। दोनों की वैल्यू समान होती है। तो यहाँ पे देखो सभी को समानता मिलती है। हर वर्ष सम्मेलन होता है इसका, ये भी आपको याद रखना है। महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में आने वाले जितने भी विषय होते हैं उस पर विचार किया जाता है। यहाँ पे एक तरह से बहस की जाती है, आप ये समझ लो जैसे संसद वगैरह में होती है ना, ऐसी आम सभा में भी बहस होती है। विवाद का मंच, ठीक है, विवाद का मंच है एक तरह से हम कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर ले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको शॉर्ट में ICJ के नाम से जाना जाता है, ये नीदरलैंड हेग में स्थित है ये न्यायालय। 1980 तक इसका कोई बहुत बड़ा यूज तो किया नहीं जाता था, लेकिन बाद में विकासशील देशों ने इसका उपयोग शुरू करा। अब ये अदालतों की अदालत है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत। इसमें क्या होता है, 2 देशों, मान लो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद हो जाए किसी चीज को लेकर, तो वो जा सकते हैं किसमें, ICJ में। तो इस कोर्ट में केस लड़ेंगे, ICJ जो फैसला सुनाएगा उसको मानेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो ये सबसे बड़ी अदालत आप इसे कह सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किया जाता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी 15 जज होते हैं, जो कि 9 साल के लिए इनको रखा जाता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा इनका चुनाव होता है जजों का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट समझ में आ जाएगा। और इसके बाद देखो सचिवालय। सचिवालय जो है मेनली यहाँ पे क्या होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिस वर्क। तो अन्य प्रमुख संगठनों के कार्य के लिए जो स्टाफ होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, और इसी स्टाफ में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ के हैं, वो USA के लोग काम करते हैं।
और इसका जो हेड होता है, वो मुख्य जो होता है वो कौन होता है, महासचिव होता है। और इसकी नियुक्ति जो होती है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 साल के लिए करती है। ठीक है, तो ये सचिवालय का हो गया। और यहां से देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आपकी बुक में दे रखा है ये सब कुछ। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो एक बॉक्स वाला पेज है पूरा रेड कलर से, आप उसमें देखोगे सब कुछ आपको मिलेगा। अब अगला है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसमें 54 सदस्य देश होते हैं। सदस्य देशों का चुनाव जो है 3 साल के लिए करते हैं। ठीक है, कौन करती है सदस्य देश का चुनाव, आम सभा करती है और 3 साल के लिए करती है। और इसका इस तरीके से सदस्य देश चुने जाते हैं कि सभी क्षेत्र जो पूरा मतलब दुनिया है, दुनिया में अलग अलग सभी क्षेत्रों के जो देश हैं वो इसमें आ सके। ठीक है, इस प्रकार सभी का चुनाव हो सके, इस तरीके से इसमें 54 देशों को चुना जाता है। कितने 54 सदस्यों को कितने साल के लिए हैं, ये 3 साल के लिए होते हैं। ठीक है, अब यह है न्यासीता परिषद, इसको रद्द कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका उद्देश्य जो था वो था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो देश हार गए थे उनको संपत्ति लौटाना, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो गई थी, तो उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करना। 11 देशों को रखा गया था इसमें, लेकिन 1994 के बाद इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कुछ बुक में आपको 1996 भी मिलेगा, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी पिछले साल उसमें 1996 दिया हुआ है कई सारी किताबों में, लेकिन हमें एनसीईआरटी को मानोगे अगर तो उसमें 1994 दिया है, तो आप 1994 मानकर चल सकते हो। तो ये हो गया न्यासीता परिषद। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में क्या आना चाहिए और समझ में क्या नहीं आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, आपको न्यासीता परिषद समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये एक बड़ी अदालत है जिसमें विभिन्न देशों के जो मुकदमे हैं वो लड़े जाते हैं। ठीक है, आम सभा का क्या काम होता है आपको ये पता होना चाहिए। और ये सुरक्षा परिषद, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो इन 4 में से ही पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपका सुरक्षा परिषद और आपका ICJ जो है, इनमें से पूछा जाने के चांस है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जो था हमारा आज का वो खत्म हो चुका है। लास्ट ईयर भी मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी ऑर्गन वाली, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वहां थोड़ा सा और विस्तार से बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार देखें, कम से कम नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।